अब तक हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम चैप्टर सेकंड की शुरुआत करते हैं और चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ ली हैं और होप्स हो कि आपने उनको रिवाइज कर लिया होगा और एक दो बार देख भी लिया होगा और साथ में आप छोटे छोटे अपने नोट्स बनाते जा रहे होंगे। तो आज हम बच्चों सेकंड चैप्टर पे जाने वाले हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अगर मैं तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज बायोपोलैरिटी, तो आप क्या बताओगे? आप यहाँ पे बताओगे आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट। लाइक एक पार्ट जिसको लीड कर रहा था यूएसए और एक पार्ट जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। अब क्या होगा, ये जो चैप्टर बताएगा आपको कि कैसे बायोपोलैरिटी सिस्टम खत्म हो गया, और जब बायोपोलैरिटी सिस्टम खत्म हो गया तो पूरे वर्ल्ड में एक पोल रहा और वो पोल कौन सा था वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बायोपोलैरिटी का मतलब क्या है ये तो आप समझ में आ गया होगा। अब एक मिनट में आपको यहीं पे बता देता हूं कि आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। देखो, आपको पता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द मेन सुपर पावर क्या किया उन्होंने, कौन थी? यूएसए और यूएसएसआर। और उनके बीच में कई सालों तक कोल्ड वॉर चल रहा रहा। कोल्ड वॉर क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो फाइनली क्या हुआ, इन 1991 द सोवियत यूनियन वॉज कोलैप्स्ड। 1991 में सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर का खात्मा हो गया, कोलैप्स हो गया। और जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हो गया तो क्या हो गया, जो बायोपोलैरिटी सिस्टम चल रहा था, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रेस चल रही थी, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन चल रहा था, वो कंपटीशन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे ही वो कंपटीशन खत्म हुआ तो आपने क्या नाम दे दिया उसको, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि आखिर बायोपोलर सिस्टम कब खत्म हुआ, तो आपका आंसर होगा 1991। और कब शुरू हुआ तो आप बताओगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। तो 1945 से लेकर 1991 के बीच में पूरे वर्ल्ड में कौन सा सिस्टम रहा बच्चों, बायोपोलर सिस्टम। यानी कि दो ध्रुव रहे, एक ध्रुव जिसको लीड कौन कर रहा है, यूएसए, और दूसरा ध्रुव जिसको लीड कौन कर रहा है बच्चों, तो उसको लीड कर रहा है यूएसएसआर। तो होप्स हो कि अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आती जाएगी और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को उसके साथ डील कर लेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें बड़ी आसानी से सामान्य सी भाषा में समझ में आती रहें। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं अपने और शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर का नाम आपको पता लग गया है, ठीक है। पूरी चर्चा मेरी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपका पहला टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब यहाँ पे बच्चों सोवियत सिस्टम को जानना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा सोवियत सिस्टम क्या है। देन हम आगे धीरे धीरे मूव करते जाएंगे। ये टॉपिक काफी बड़ा है। अब आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा ये व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, बस बच्चों इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं। तो 3 सब टॉपिक्स पर हमारी चर्चा काफी लंबी होने वाली है, तो ध्यान से समझते चलिए, सुनते चलिए, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। तो देखते हैं जरा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। तो देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कम इनटू बिंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1970। The revolution was inspired by the ideal of socialism as opposed to capitalism and the need of egalitarian society। ध्यान से समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से प्लीज है। तो देखो क्या है, क्या बताया गया है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि यूएसएसआर पावर में कब आया। तो यूएसएसआर की मेनली शुरुआत हो गई थी 1917 से, यानी कि 1917 से। हुआ क्या था, 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ, कहां पर,
एक रेवोल्यूशन हुआ रसिया के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन। और इस रेवोल्यूशन में क्या था बच्चों, द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। ये जो रेवोल्यूशन था ये सोशलिज्म के आइडिया से क्या था, अट्रैक्ट था, इंस्पायर्ड था। सोशलिज्म क्या है मैं बता चुका हूं आपको पहले चैप्टर में ही। तो द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इग्लिटेरियन सोसाइटी। कहने का मतलब इस रेवोल्यूशन के अंदर, इस क्रांति के अंदर, जो ये क्रांति हुई है इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर विरोध किया गया किसका, कैपिटलिज्म का, और समाजवाद को अपनाने की बात की गई और एक सामान्य सोसाइटी बनाने की बात इसके अंदर की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ये पहला, ध्यान से समझिएगा, ये पहला मौका था। देखो क्या लिखा है, तो दिस वॉज द परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कॉन्सिक्वेंटली डिजाइन सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। कहने का मतलब यह है कि ये पहला मौका था जब प्राइवेट सारी चीजों को खत्म कर दिया गया और सारी की सारी चीजें किसके अंडर में आ गई, सारी की सारी चीजें आ गई सरकार के अंडर में। अब यहां पर सरकार के पास ही सब कुछ होगा। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, सरकार ने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की। कौन कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस की, सबसे पहले अब यहाँ पे बोला गया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कैसे भी रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर में होंगे, वो सारे के सारे अंडर में होंगे स्टेट के। दूसरी चीज, पूरे एरिया में क्या होगा, सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। पूरे रसिया में, पूरे सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी होगी और उस पार्टी का नाम क्या होगा, उस पार्टी का नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। और तीसरी चीज, द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। जो इकोनॉमी होगी वो पूरी की पूरी प्लान्ड होगी और पूरी की पूरी किसके अंडर में होगी, तो वो अंडर में होगी पूरी की पूरी स्टेट के। ध्यान से समझिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। देखो, अगर तुमसे पूछे कि सोवियत सिस्टम क्या था, तो आप बताओगे कि 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन में कैपिटलिज्म को हटा दिया गया और सोशलिज्म को लाने की बात की गई। और ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार था जबकि प्राइवेट सारी चीजों को खत्म करके सब कुछ सरकार के अंडर में किया गया और पूरी की पूरी मार्केट में जो इकोनॉमी थी उसको हटाकर सारी की सारी पावर स्टेट्स को दे दी, राज्य को दे दी। पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी पार्टी सिस्टम था वो खत्म कर दिया और पूरे देश में एक ही पार्टी होगी और उस पार्टी का नाम क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। तीसरी चीज, द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। इकोनॉमी जो होगी वो कौन कंट्रोल करेगा, उसको स्टेट कंट्रोल करेगा। स्टेट के अंडर में इकोनॉमी कंट्रोल, स्टेट के अंडर में इकोनॉमी होगी, बाकी किसी को राइट नहीं होगा क्या करने का, स्टेट्स को गवर्न करने का। तो ये तीन चीजें की गई, इसी को बोलते हैं क्या, सोवियत सिस्टम। होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। 1 नंबर में या 2 नंबर में मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए सोवियत यूनियन की। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होता। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। तीसरा मैंने बताया पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। तो होप्स हो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में 2 ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सोवियत व्यवस्था क्या है। 1971 में जार शासन के, यानी कि वहां पर जार का शासन था रसिया में, जार शासन के खिलाफ लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई। ठीक है, इस क्रांति में पूंजीवाद के मूल्यों का विरोध किया गया पर साम्यवाद के मूल्यों को अपनाने की बात की गई। मैंने अभी बता दिया आपको कि क्या था ये। तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से सोवियत सिस्टम की शुरुआत 1917 में हुई और तभी सोवियत यूनियन का क्या निर्माण हुआ। तो इसमें मैंने बताया आपको कि एक लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई और इस क्रांति में बच्चों पूंजीवाद को हटाकर साम्यवाद को लाने की बात कही गई। अब आपसे यहीं से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, रूसी क्रांति, इसे लेनिन क्रांति या रूसी क्रांति भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा रूसी क्रांति क्या थी या लेनिन क्रांति क्या थी, व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट इज लेनिनिस्ट रेवोल्यूशन। तो आपको याद रख लेना और इसको कई बार बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताई थी सोवियत प्रणाली की विशेषता। यहाँ पर सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है, तो मैंने बताया था संपूर्ण प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों के निर्धारण का अधिकार सरकार को दे दिया गया है। यानी कि
सब कुछ प्राइवेट जो था वो खत्म कर दिया। अब सब कुछ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या फिर हो वो आपका आपका सोशल, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? अब सब कुछ स्टेट डिसाइड करेगा, बाकी किसी को कोई राइट नहीं होगा। दूसरा, सोवियत प्रणाली के अंतर्गत एक ही दल की सरकार को मान्यता दी गई। अभी मैंने बताया था कि इन द कम्युनिस्ट सिस्टम देयर इज ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है, देयर इज ओनली सिंगल पार्टी सिस्टम। सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रकार की पार्टी व्यवस्था होगी, एक ही प्रकार की व्यवस्था होगी, और एक ही प्रकार की व्यवस्था को मान्यता दी गई, अन्य प्रकार की सरकारों को हटा दिया गया। तीसरा, अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में रखा गया। पूरी की पूरी इकोनॉमी किसके अंडर में होगी? राज्य के अंडर में होगी। किसी भी प्राइवेट पर्सन को, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर प्रावधान किए गए। तो होप्स हो कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रशियन रेवोल्यूशन क्या था और इसकी विशेषता क्या थी। अब हम समझते हैं अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक का नाम है किन कारणों के चलते सोवियत संघ एक महाशक्ति बना। हाउ सोवियत संघ बिकम अ सुपर पावर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आखिर ऐसा क्या था सोवियत संघ के पास जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा? तो इसके लिए कुछ रीजन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, तो यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिए वो रीजंस क्या है। देखो, सबसे पहला रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ अमेरिका को छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत यूनियन बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि शीत युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा अमेरिका के बाद। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, पहली चीज। दूसरी चीज, सोवियत संघ के देशों के पास विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा प्रौद्योगिकी संसाधन मौजूद थे। कहने का मतलब, द सोवियत कंट्रीज आर रिच इन दी एनर्जी रिसोर्सेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। कहने का मेरा मतलब क्या है कि सोवियत संघ के जो देश थे वो क्या थे? उनके पास बहुत सारे ऊर्जा के संसाधन और बहुत सारा खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स, और नई नई टेक्नोलॉजीज मौजूद थी, जिसके दम पर उन्होंने अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया। तीसरी चीज, सोवियत संघ के देशों में पिन से लेकर कार तक के सभी उपभोक्ता उपकरण बनाए जाते थे। यानी कि सोवियत संघ की मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। यहाँ पिन से लेकर कार तक के सभी प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जिसकी दम पर इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। चौथी चीज, सोवियत संघ के देशों के द्वारा अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराई जाती थी। यानी कि सोवियत संघ के जो देश थे, सोवियत संघ जो था, अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की चीजें प्रदान कराता था। यानी कि सोवियत संघ प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज फॉर देयर पीपल्स। अपने लोगों को बेसिक अम्यूनिटी की चीजें प्रोवाइड कराता था, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज। ठीक है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, संचार व परिवहन की व्यवस्था का अत्यधिक अच्छा होना। तो इन सारे रीजंस की वजह से, इन सभी रीजंस की वजह से सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। एक और बात मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। पहले के मैंने बताया था सबसे बड़ी उसकी इकोनॉमी, दूसरा मैंने बताया था विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज व प्रौद्योगिकी के साधन, तीसरा मैंने बताया था पिन से लेकर कार का उत्पादन, चौथा मैंने बताया था मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और पांचवा मैंने बताया था संचार व परिवहन के व्यवस्थित साधन। इन सभी कारणों के चलते क्या हुआ? इन सभी कारणों के चलते आपको याद रख लेना है, सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से, पर वो 2 नंबर में था, तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है। अब ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया द सोवियत, यहां पे देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्यों बना था? तो सबसे पहला रीजन आपको, सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस को छोड़ के उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी थी। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था, एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे। इसके साथ साथ क्या था यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, कंज्यूमर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था, पिन से लेकर कार तक के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। इन सारे रीजंस की वजह से क्या था
कि रसिया मतलब सोवियत यूनियन सेकंड सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा। अब देखो, अब उभरा, ये तो सारी उसकी खूबियां हो गई। अब हम थोड़ी सी उसकी आलोचनाएं यानी कि उसकी कमियां पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी कमियां क्या थी। चलिए शुरू करते हैं उनकी कमियां। तो देखते हैं जरा सोवियत प्रणाली की आलोचनाएं यानी कि क्रिटिसिज्म ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली की आलोचनाएं यानी कि क्रिटिसिज्म, ध्यान से समझिए, सुनिए क्या थी। सबसे पहले, लोगों को सरकार के द्वारा अव्यक्ति की यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सरकार के द्वारा लोगों को अव्यक्ति का अधिकार प्रदान न करना, यानी कि गवर्नमेंट नेवर प्रोवाइड राइट टू एक्सप्रेशन फॉर देयर पीपल। जैसे ही सोवियत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों की जो एक्सप्रेशन थी, जो राइट टू फ्रीडम था, उसको कर्टेल करना यानी कि अव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करना शुरू कर दिया सरकार ने। पहली आलोचना। दूसरी आलोचना बच्चों, एक ही दल की सरकार होने के कारण बढ़ता भ्रष्टाचार। ड्यू टू सिंगल पार्टी सिस्टम द लेवल ऑफ करप्शन वॉज डे बाई डे रेज्ड, यानी कि एक ही प्रकार की सरकार होने की वजह से क्या हो रहा था कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। तीसरी क्रिटिसिज्म क्या है? सोवियत शासन प्रणाली पर नौकरशाही का बढ़ता प्रभाव, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी का लगातार इंपैक्ट बढ़ता जा रहा था। नौकरशाही मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा था। किस पर? पॉलिटिकल सिस्टम पर। यानी कि आप कह सकते हो कि द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज टोटली कैप्चर्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था सोवियत यूनियन का, उसको प्रॉपरली ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ने कैप्चर करके रख लिया। यानी कि सोवियत शासन प्रणाली पर नौकरशाही का बढ़ता प्रभाव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले सरकार का लोगों के लिए अव्यक्ति की स्वतंत्रता न प्रदान करना, लोगों को सरकार के द्वारा अव्यक्ति का अधिकार न देना, पहला। दूसरा, एक ही दल की सरकार के कारण बढ़ता भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। तीसरा, सोवियत शासन प्रणाली पर नौकरशाही का बढ़ता प्रभाव। तो ये आगे देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं। चौथा क्या था? सरकार के द्वारा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के स्थान पर हथियारों की होड़ को बढ़ावा देना। यानी कि इसकी चौथी क्रिटिसिज्म थी बच्चों, द गवर्नमेंट मेन फोकस्ड टू एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ वेपन्स देन प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज। कहने का मतलब क्या है? सोवियत सरकार के द्वारा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के स्थान पर किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? हथियारों को। कंपटीशन करने की बात की जा रही है, लगातार हथियार बढ़ाते दिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? लॉस पे लॉस हो रहा था वहां के लोगों का। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट है, आपको याद रखना है, संपूर्ण सोवियत देशों की गतिविधि का निर्धारण रूस के द्वारा होता था। सोवियत संघ में देश कितने थे? अभी मैं बताना भूल गया, आपको बता देता हूं। सोवियत संघ में देश थे टोटल 15, ठीक है, जिसमें लीडर कौन था? रूस यानी कि रसिया था। अब सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? रसिया के अकॉर्डिंग चल रहा है। सब कुछ रसिया के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब सब कुछ रसिया के अकॉर्डिंग चलेगा तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं रसिया की दादागिरी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं रसिया का दबाव देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े सोवियत सिस्टम को। बच्चों, होप्स हो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें लिखी हुई हैं। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। यानी कि अथॉरिटेरियन रेजिम होने की वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। दूसरा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच शिफ्टेड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट, जोक एंड कार्टून्स। यानी कि लोगों की डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, एक्सप्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया था और सब कुछ सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। ब्यूरोक्रेसी लगातार बढ़ती जा रही थी। सिंगल पार्टी सिस्टम था जिसकी वजह से वहाँ पर लगातार करप्शन बढ़ता जा रहा था। रसिया सारे सोवियत कंट्रीज के ऊपर दबाव बना रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये हमारा था टॉपिक। एक टॉपिक मैं आज कंप्लीट करा चुका हूँ और एक ही कराऊंगा। इसको कम से कम 2 बार देखना। जब आप कम से कम इसको 2 बार देखोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप नॉर्मल स्पीड पे देखना, ठीक है, कोई नोट्स मत बनाना पहले में, सिर्फ आपको सुनना है। दूसरे में आप जब सेकंड टाइम देखो तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना और उस टाइम पर कॉपी पेन साथ में लेके बैठना और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ मैं मेन फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फीचर क्या थे, 3 फीचर मैंने बताया आपको। जैसे अगर सोवियत सिस्टम के 3 फीचर क्या थे? सबसे पहले सिंगल पार्टी सिस्टम। दूसरा फीचर मैंने क्या बताया था? यहाँ पर बिल्कुल कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब कुछ सरकार के अंडर में होगा।
तीसरा मैंने बताया था इकोनॉमी किसके अंडर में होगी, फुल प्लान्ड इकोनॉमी होगी और सरकार के अंडर में होगी। तो ऐसे मुद्दों पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना है ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को कर सकें। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इसको देखिए, ठीक है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अपना लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आपकी तैयारी होती रहे और साथ में घर पर रहिए और जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं सरकार की तरफ से उनको फॉलो कीजिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।